दोस्तों वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल आरक्षी परीक्षा जो 2017 की थी और जिसके जो है पेपर हुआ था 26/10/2018 को द्वितीय शिफ्ट का आंसर। इसका डिटेल सॉल्यूशन हम कराएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पीडीएफ हमारे पास थोड़ी सी क्लियर नहीं है, तो आप थोड़ा सा जो है सहयोग कीजिए हमारे साथ। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है? तो देखिए ये है 50 लीटर। तो जुलाई 2010 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए 50 लीटर पानी निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है डिकम्पोजर अपघटन। मतलब कि जो आपने देखा होगा कई बार जानवर मर जाता है तो उसकी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है, तो वो डिकम्पोजर के द्वारा ही होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन 3 है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है तथा कुछ स्थानों पर भूजल बहुमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं, तो इस जल को कहते हैं आपका एक्वी एक्वीफायर। तो इसको कहते हैं एक्वीफायर। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए जो विषाणु के कारण जो बीमारी होती है, ये प्रश्न जो गलत था, इसमें जो आंसर था वो गलत माना गया था आयोग के द्वारा, इसको निरस्त कर दिया गया था। जो है विषाणु के द्वारा जो होती है आपकी वायरस के द्वारा होती है। जैसे कि आपका कोरोना था उस टाइम पे, तो कोरोना भी वायरस के द्वारा होता था, लेकिन ऐसा इसमें कोई भी ऑप्शन दिया नहीं गया था, तो इसको निरस्त करना पड़ा था। तो बाकी के क्वेश्चंस का आप आंसर देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डैश डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धा दरों पर ग्रामीणों में लक्षित समूहों आवासों तथा वित्त प्रदान करने के लिए धन धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये किया गया था 2008 से 2009 में। ग्रामीण आवास निधि जो स्थापित की गई थी 2008 से 2009 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? तो वह फ्रैंक व्हिटल द्वारा जो है जेट इंजन का आविष्कार किया गया था, जेट इंजन। तो जेट इंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जेट इंजन यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रैंक व्हिटल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स के नामक लेखक हैं आपके A.S. दुलात। तो देखिए इसमें जो है करंट की कुछ बुक्स के नाम भी पूछे जाते हैं, तो आप जो है सिर्फ करंट में जो चर्चा में हो उसको ही देखें, बाकी को ना देखें, क्योंकि अब जो है करंट की पूछता है, प्राचीन पुस्तकें नहीं पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत में राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? तो केंद्रीय राष्ट्र कानून जो जीएसटी को जो है 12 अप्रैल 2017 को जो है राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल करके ये अधिनियम बन गया था। 12 अप्रैल 2017 को जीएसटी अधिनियम बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008-2007 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। तो 2000 जो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है ये 2009 को जो है लागू किया गया था। 2009 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो इसको आप चाहे तो नेगलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे रख भी सकते हैं। तो मैं फिर भी बता देता हूँ आंसर कि एशियाई खेल 2018 में डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले की हैं? तो शार्दुल विहार जो है मेरठ की हैं। तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो आप इसे देख सकते हो। तो इसके हिसाब से आप अब का करंट का क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि आगरा अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी जो है इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। तो उस समय पे इलाहाबाद 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि अवध और संयुक्त प्रांत की राजधानी क्या थी? इलाहाबाद थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो जो देवदह परिवार था वो बस्ती जिले की थी। गौतम बुद्ध की माँ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो वर्तमान में है, तो वर्तमान में ब्रह्मवर्त किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं बिठूर को। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो था बिठूर में था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बिठूर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया गया था। तो ये था कौन सा अखबार था? तो जो उत्तर प्रदेश का पहला अखबार जो 1845 में निकला था वो था बनारस अखबार। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का पहला अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी का एक महान संगीतकार थे और उन्होंने डैश डैश की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया गया था। तो जो जौनपुर के सरकी सुल्तान सुल्तान हुसैन सरकी जो थे उन्होंने ठुमरी गायन को जो है विकसित किया था। तो ठुमरी उत्तर प्रदेश का गायन है और इसको जो है सुल्तान हुसैन सरकी द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, भेड़ कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी के से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था तो वो उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो भेड़ कुंड जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो ये तो सभी को पता होगा, वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो उस समय का करंट का क्वेश्चन था। आप अब का करंट का क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। तो पश्चिम जो बिहार है, बिहार में सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक के संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े थे। तो अरविंद पारिक का जो संबंध था वो था सितार से। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। अब आप इसके इस तर्ज पर जो है दूसरा क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। तो क्वेश्चन था कि जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज के उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? तो उस समय पे अनाज की अनुपातित मात्रा थी 284.83 मिलियन टन। तो 284.83 मिलियन टन उस समय पे अनुमानित मात्रा थी। कृषि और खाद्य मंत्रालय द्वारा इसको जो है जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, SSP BSC इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में डैश डैश स्टॉक है। तो उस बास्केट में जो है 30 स्टॉक्स हैं। ये उस समय का प्रश्न था। आप करंट का अब का तैयार कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 डैश डैश से संबंधित है। तो को भारतीय संविधान का क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपका दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण के लिए जो है आपका संबंधित है। तो 20 में जो दोष सिद्धि के संबंधित बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं शिक्षा प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 6 जो है 21A के तहत जो है मुफ्त शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, तो कितने वर्ष? 6 से 14 वर्ष। तो मिनिमम एज 6 और मैक्सिमम एज 14। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है फ्री शिक्षा का अधिकार दिया गया है 21A के तहत। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि RTE एक्ट कब बना था? तो RTE एक्ट 2009 में आया था और उन्होंने 21A के तहत सभी को जो है आपका जो है फ्री शिक्षा का वादा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको हम डायरेक्ट गलत क्वेश्चन बता देते हैं। सही आप इनमें से देख लेना, बाकी 4 हमारे सही हैं। तो ये गलत हो जाएगा सी कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 159 के अनुसार जो है
जो राष्ट्रपति जो राज्यपाल की शक्तियां हैं वो 159 में वर्णित है। आप इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है कुछ मामलों में जो है दोष सिद्धि के संरक्षण में और जो है आपका गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण देता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो अनुच्छेद 22 है वो दोष सिद्धि और गिरफ्तारी और हिरासत के मामले में जो है संरक्षण देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट को देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि किसी को गिरफ्तार करके कितनी देर के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने सामने प्रस्तुत करना पड़ता है? तो 24 घंटे के अंदर ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है कि क्वेश्चन नंबर 27 है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 में भारतीय आपातकाल के समय जो राष्ट्रपति थे वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, ये वर्ल्ड जीके का क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, कि लेबनान की राजधानी क्या है? तो देखिए, लेबनान की जो राजधानी है वो है बेरूत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी? तो कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है आपकी टेंगे। तो टेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा है। और देखिए, कजाकिस्तान जो है सीरीज में सबसे बड़ा 9वां देश है और जो 1991 में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से अलग होकर के और एक नया देश बना था कजाकिस्तान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान की मुद्रा जो है टेंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30 है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो दक्षिण अमेरिका में जो है आपका ब्राज़ील सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, एशिया निम्न में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो एशिया के निम्न देशों में से कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका हो जाएगा सऊदी अरबिया। ये तो सभी को बताया, तो सऊदी अरबिया सबसे बड़ा तेल का उत्पादक देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो देश का सबसे पुराना पेट्रोलियम राज्य है जो है वो है आसाम। तो आसाम में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था कि अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये जस्टिस जो है के दत्तू जी हैं। तो दत्तू जी हैं। आप इसके तर्ज पर अभी का करंट का क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वीमेंस और टैक्टिस स्वैत टीम कमांडो में कुल संख्या कितनी है? तो ये इसमें तो कमांडो की संख्या जो है 36 है। जो टैक्टिस यानी कि स्वैत जो बनाई थी, जो सर्व महिला स्पेशल वीपन्स और टैक्टिस थी, उसमें जो है कमांडो की संख्या 36 रखी गई थी। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। आप इसके बेस पर आपका क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे आपके म्यांमार के साथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये उस समय का करंट का था, आप आपका बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है, वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया था? तो ये नवाजा गया था दिनेश त्रिवेदी के द्वारा। दिनेश त्रिवेदी को नवाजा गया था। तो उसके बेस पे आज आप करंट का क्वेश्चन इसका तैयार कर सकते हो कि फिलहाल ये पुरस्कार से किसको नवाजा गया है 2023 के अंदर, 2023 या 22 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास कि अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष जो है आपका वो है अजय त्यागी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस
मिरर का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दांतों की छवि को देखने के लिए। तो देखिए हमारे जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है इसमें मैथ के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन, तो इसको भी जो है करा लेते हैं। तो आपको हम डायरेक्ट आंसर भी बताएंगे और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी इसका बताएंगे। तो देखिए हमारे पास प्रश्न है कि किसी घर को बनाने में व्यक्तियों को 42 व्यक्तियों को 75 दिन का समय लगता है, तो 28 व्यक्ति 90 दिन में कितना काम पूरा कर लेंगे। तो देखिए पहले आपको इसमें जो है टोटल काम निकालना पड़ेगा, और टोटल काम निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस 42 का 75 से मल्टीप्लाई करोगे, 42 मल्टीप्लाई बाई 75, और फिर क्या करना है आपको, जो जितने व्यक्तियों का पूछा गया है 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में, तो 28 गुना 90 कर देंगे आप यहाँ से। तो देखिए 15 से कट जाएगा 6 बार, 15 छः के 90, और ये 5 बार, 5 पर 75, और देखिए ये 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, तो आपके पास आ गया 3 गुना 5 2 गुना 6, तो 3 गुना 5 बटे 2 गुना 6, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो 3 दूनी 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर बचा सिर्फ आपका 5 और नीचे बचा था 2 गुना 2 यानी कि 4, तो 5/4 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यानी कि 4/5, सॉरी ये रहा 4/5, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेजी से साइकिल चलाता है, तो वह गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता है। तो प्रभात ने वास्तविक साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई। तो देखिए क्या कह रहा है कि 240 किलोमीटर की दूरी है जिसमें प्रभात जो है हर घंटे 3 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दे रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको एक्स से भी निकाल सकते हो, और आपके पास पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप इसे देख सकते हो। देखिए साइकिल की गति जो थी, मान के चलो शुरुआत में थी एक्स, तो 240 को पूरा करने में 240/x, स्पीड बराबर 4 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, और समय एक पूछ रहा है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे 4। तो अब जो है हर घंटे कितनी बढ़ रही है, 3, तो यानी कि चाल कितनी इंक्रीज हो रही है, x+3, और कितने घंटे कम लग रहे हैं उसे, 4 घंटे कम लग रहे हैं, तो +4 कर देंगे उसमें, दोनों को कंपेयरिंग कर लेंगे, दोनों की वैल्यू निकाल करके एक की वैल्यू आ जाएगी 240/x, और एक की आ जाएगी 240 प्लस में 4x प्लस में 12, और यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन करने के बाद आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 12, एक तो आएगी 15, 15 माइनस में तो ये होगी नहीं, और एक पर आएगी x बराबर 12, जो कि हमारी वास्तविक स्पीड मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 42 है कि स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर की नाव चला सकती है। तो पानी में धारा की गति क्या है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि धारा के साथ इस जो है वह स्थिर जल में जो चला रही है वो चला रही है 7.5 घंटे 135 किलोमीटर में, और धारा के विपरीत वो 4 घंटे में 48 किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है स्थिर जल में इसकी नाव की वो निकालेंगे स्पीड, तो 135/7.5, देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, और ये आपका कट जाएगा, आपका जो है 15 से कट जाएगा, 15 से 5 बार, 15 पंजे 75, और ये 15 से कट जाएगा, 15 नंबर 35 यानी कि 90/5, तो आ जाएगा हमारे पास 90/5, और जब 90/5 को आप 5 को 90 से काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 6, 15 छिके सॉरी 18, 18 पंजे 90, तो 5 से जब 90 को काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 90/5 यानी कि 18। तो शांत जल में उसकी चाल थी 18, और अब जो वो पानी के साथ चल रही है तो कितनी देर में चल रही है, तो वो चल रही है 48 किलोमीटर, कितनी देर में, 4 घंटे में। तो अब चाल कितनी हो गई, 12, कितनी हो गई 12, तो कितने का अंतर आया, 18 माइनस 12 बराबर 6, तो ये आ जाएगा 6, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ये क्वेश्चन दे रखा है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को आंसर करेंगे, और छोटे ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड को, ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड को करेंगे। तो देखिए ये आपका जो है 4 से कट गया कितनी बार, देखिए 15 बार, तो 4 का डिवाइड किया हमने 60 में, तो कितना आ गया 15, फिर करेंगे गुना, तो 15 गुना 5 यानी कि 15 पंजे 75, और अब हमारे पास क्या बचा 31
माइनस 75 और 31 माइनस 75 हमारे पास आ जाएगा आपका 75 माइनस 31 आ जाएगा आपका, तो 75 माइनस 31 आ जाएगा आपका 44। तो इसका पूरे का सॉल्यूशन आ गया 44। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं तो बाहर माइनस का चिन्ह है, मतलब जो 44 अंदर माइनस का आया था हमारा, क्योंकि माइनस की संख्या हमारी बड़ी थी तो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का। तो अब आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस 44 यानी कि आ गया टोटल 74। तो 74 हमारा यहाँ तक का सॉल्यूशन हो चुका है। अब है 38 माइनस 74। तो 38 में से जब आप 74 को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 74 माइनस 38, तो ये हो गया आपका 14 में से 8 गए तो 6 और 3 36। तो कितना बचा आपके पास 36, लेकिन 36 ये बचेगा माइनस का, क्योंकि जो आपका 74 था वो भी माइनस का था। तो यहाँ पर कितना बचेगा 36। और अब क्या करना है हमको 36 का भाग देना है किसमें, 72 में। तो 36 दूनी 72, तो आंसर आएगा इसका माइनस का 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी तो माइनस के 36/72 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन का आपको देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू आपको ये जोड़नी है। आप जब आपको जोड़ोगे तो इसका आंसर आपको 135.5543 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पूरी संख्या जोड़ देनी है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा करके। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 7/16 और 7/48। तो 7/16 और 7/48 में से क्या अंतर है। तो देखिए बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 7/16 माइनस 7/48, इनका कॉमन एलसीएम आ जाएगा 48 और 16 दून, इसका पहले हम इसमें डिवाइड करेंगे, 16 दून 32, 16 तीन 48, तो इसका मतलब 3 बार गया तो इसमें 3 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21। उसके बाद माइनस, उसके बाद 4 से कितनी बार करें, 12 दून 36, 12 तीन 12 दून 24, 12 36 बार चौका 48, तो ये कट जाएगा 12 बार। कितनी बार, सॉरी 4 बार, सॉरी 48 का 48 में देंगे तो एक बार जाएगा। तो एक बार फिर से कर लेते हैं, 7/16 माइनस 7/48। तो देखिए दोनों का एलसीएम 48 आ गया। 16 से हमने इसको काटा, 3 बार गया, 3 का हमने इसमें गुना किया तो कितना गया 7 या 21 माइनस 48 का 48 में जब हमने गुना किया तो हमारे पास आया 1, तो 7 में 1 का गुना मतलब 21 माइनस 7। अब हमारे पास कितना बचा, 14 बचे बटे 48। तो अब इसको हम 2 से काटेंगे तो 7 और ये कितनी बार कट जाएगा आपका 24, तो 7/24 यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 24 और 48 में प्रत्येक से विभाजित होने वाली बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए पहले हम 16 और 24 और 48 का एलसीएम निकालेंगे जो कि आ जाएगा हमारे पास 336। और फिर जो है 336 में से हम बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की जो कि है 9,999, इसको 336 से डिवाइड कर देंगे। और जो हमारे पास शेष बचेगा हमारे पास 255। फिर उस 255 को हम क्या करेंगे 999 में से घटा देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा 9,744। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 160, 720 और 400 का में से क्या होगा। तो देखिए इनका में से निकालना आप अलग अलग निकाल सकते हो इनका में से, तो इनका में से आ जाएगा आपका 80। में से क्या होता है जो होता है आप इनको चारों का अलग अलग, तीनों का अलग अलग एलसीएम कीजिए, जो चीज़ कॉमन होगी उसको राउंड अप कर लेंगे तीनों में और आपको इसका आंसर मिल जाएगा 80। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, हम पहले इसको निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। आपको जो है ये पता होना चाहिए कि किस संख्या के पीछे पूर्ण वर्ग करने पर क्या होगा। देखिए आप अगर 1 का वर्ग करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 3 का वर्ग करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, 4 का वर्ग करेंगे तो आपको 6 मिलेगा लास्ट में डिजिट, और 5 के वर्ग में आपको पता है 25 मिलेगा, 6 के वर्ग में आपको 36 मिलेगा यानी कि 6 मिलेगा, 7 के में आपको 21 मिलेगा और 8 के में आपको 4 मिलेगा और 9 के में आपको 81 यानी कि 1 मिलेगा। तो आप देखोगे 1 4 9 6 5 6 1 4 1 आ रहा है, तो 3 कहीं भी नहीं आ रहा है हमारे इस वर्ग में। तो इस हिसाब से 3 जो है इसमें जो आ रहा है ये वर्गमूल नहीं बनेगा, बाकी सभी जो है वर्गमूल बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा। तो 31:3 को जब हम विभाजित करेंगे तो देखिए आपको क्या करना है
कि 200 आपको छोटे वाले का अनुपात निकालना है। तो देखिए आप क्या करेंगे कि 31 और 13 को जोड़ करके 31 और 13 को जोड़ करके आप क्या करेंगे 264 में डिवाइड लगा दीजिए। ठीक है, तो आप जो है 31 प्लस 13 कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 44। तो 44 को आप जो है 264 में डिवाइड कर दीजिए और 44 264 को काटेगा आपका 6 बार। तो हमको ये मीन वैल्यू मिल गई एक्स की, कितनी है, एक्स बराबर 6, मतलब इनके बीच में एक उसका मान कितना आ जाएगा अनुपात का 6। आपसे पूछा छोटे वाले की, तो छोटा कौन सा, 13। तो 13 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 13 गुना 6, तो 13 78, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 65 हैं तो अर्हता प्राप्त अंकों की संख्या क्या होगी। ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर कितने हैं। तो टोटल नंबर है हमारे आपके 650 और कितने प्रतिशत पे बच्चा पास हो जाता है, 72% पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 72% बराबर कितने होंगे। तो देखिए 650 जो है हमारा वो कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर ही होगा। हमको 72 की निकालनी है तो 72 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कट गया, इससे आपका 0 से 0 कट गई, 5 से कट गया 2 बार और ये कट गया 13 बार और ये 2 से कट गया 36 बार और 36 गुना 13 कर देंगे। 36 गुना 13 तो देखोगे आप 13 छिंग 78 होते हैं, 7 8 मतलब कि लास्ट के अंक में क्या आएगा, 8। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, पूरा करने की ज़रूरत भी है नहीं, 468 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, 990 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। तो देखिए सामान्य ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P क्या है, P मतलब हमारा जो प्राइम वैल्यू है वो 90, आर रेट क्या है हमारा 16% और टाइम कितना है हमारा 5 वर्ष, अपॉन में क्या कर देंगे 100। तो देखिए 100 से ये कट गया एक बार, 0 से 0 कट गई, उसके बाद 5 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया ये 8 बार। तो अब हमको क्या करना है, 999 का गुना करना है 8 से। तो 99 का गुना जब हम 8 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा 792, इसका राइट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 23% के लाभ और 29% की हानि के बीच का अंतर जो है 928 है। मतलब कि अगर 23% पर लाभ पर बेचा जाए और उसी चीज़ को अगर 9% की हानि पर बेचा जाए तो कितने का अंतर आता है, 928 का। मतलब कि 23% लाभ और 9% हानि, यानी कि 23 और हानि कितने की हो रही, 9। तो 23 प्लस 9 यानी कि 31। तो 31% बराबर हमारा कितना है, 928 है। तो देखिए 928 बराबर है 31% की। तो 100 का हम क्या करेंगे, 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो आप 31 से इसे काटोगे और आपको जो है आंसर इसका जो है आपको इसका आंसर मिल जाएगा 2900। क्या हो जाएगा, 29। तो 928 31 से 29 बार कटेगा। तो 928 जो है 31 से 9 आपका 29 बार कटेगा और आपको इसका आंसर 2900 मिल जाएगा। देखिए आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉरी 31 नहीं है, ये 32 है, हाँ 32 है। तो 32 से 928 कटेगा आपका 29 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी खिलौने 52 क्वेश्चन, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था पर इसमें सेल के दौरान दो छूट दी गई हैं 20% और 15% की। तो देखिए जब लगातार छूट दी गई हो तो आपको क्या करना है, बस आपको प्राइम वैल्यू को लिखना है और उसमें क्या करना, पहली छूट कितनी दी गई, 20% की, मतलब 100 में से 20% की छूट दी गई है। तो कितने का बेचा, ये बेचा आपका 80 का। तो 80/100, फिर से कितने की छूट दी गई है, 15 की। तो अब की बार 100 में से कितना घटाएंगे, 15, यानी कि 85/100। और भी आगे पूछा जाता तो आप भी उसको ऐसे कर सकते थे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, आपका 1 जीरो से ये कट जाएगा, आपके पास 5 से कट जाएगा 13 बार, 13 पंजे 85 और ये कट जाएगा आपका 2 बार। तो आपका 2 और 2 से आपका कट जाएगा ये 8 4 बार। तो आपको जो आंसर मिलेगा छूट के बाद जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 1428। आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सोहेल ने जो है 2250 रुपये के कारोबार आरंभ करता है और 3 महीने के बाद, मतलब कि सोहेल के 3 महीने बाद जो है
त्रिशला कुछ राशि निवेश कर देती है और 12 मास के अंत में जो है वो 25/24 का लाभ प्राप्त करते हैं। तो देखिए त्रिशला ने कितनी राशि निवेश की, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, देखिए मान दोनों की पूंजी को x मानेंगे। देखिए अगर 2250 का 12 महीने लगाया तो उसका लाभ, और उसने माना त्रिशला ने की थी x, तो x का कितने महीने ब्याज चलेगा, 9 महीने, क्योंकि उसने 3 महीने बाद चलाई थी। तो ये हो जाएगा 2250 गुना 12 और 9x बराबर 3000। आपके पास आंसर इस 9x दोनों बराबर हो जाएंगे। 9 से जो आपका 2250 का जब आप 12 से गुना करोगे तो आपको 27,000 मिल जाएगा। फिर 9 से आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 3000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3000। ठीक है, तो 3000 आपका क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। बाद में जब आप इसको रेशो से डिवाइड करोगे तो 25 रेशो जिससे, तो आपको 2880 इसकी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जितेंद्र और उमर द्वारा औसत स्कोर 70 है, उमर और श्यामलाल द्वारा औसत स्कोर 56 है, जबकि श्यामलाल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 78 है। तो उमर और श्यामलाल द्वारा जितेंद्र उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त औसत स्कोर क्या होगा। देखिए पहले दोनों की तीनों की अलग अलग दे रखी है, उसके बाद तीनों का कंबाइन पूछा है। तो देखिए आप इसमें देखोगे कि हर बार हर नाम जो है 2 बार आ रहा है। तो जितेंद्र प्लस उमर कितना है आपका 70, फिर उसके बाद आता है उमर प्लस श्यामलाल कितना है आपका 56, फिर है आपका जितेंद्र प्लस श्यामलाल यानी कि जे प्लस एस आपका कितना है 78 है। तो देखोगे इसमें जे भी 2 बार आ रहा है, उमर भी यू भी 2 बार आ रहा है और श्यामलाल भी 2 बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे स्कोर को जोड़ करके 70 प्लस 56 प्लस 78 को जोड़ करके, और हम क्या कर देंगे, ये 2 बार आ रहा है इसको, तो इसको क्या कर देंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 204, 3 है तो 3 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है एक्चुअल वैल्यू यानी कि दोनों की वैल्यू आ जाएगी, तीनों की 68 एवरेज हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास 15x और 15y का xy का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, 15/x और रेशो 5/y। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप इन दोनों की वैल्यूज एक्सचेंज कर सकते हो। 5 को नीचे ले आइए और x ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा x/y और 15/5, जो कि 5 से 15 3 बार कट जाएगा। तो आपके पास x/y आ जाएगा 3:1। ठीक है, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 56वां क्वेश्चन है हमारे पास कि 1200 को 2 साल के लिए 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है तो अर्जित ब्याज क्या होगा। तो देखिए 1200 को 2 साल के लिए दिया जा रहा है, तो मतलब कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है डायरेक्ट। तो आप क्या करोगे, देखिए 1200 गुना क्या आ जाएगा आपका 10% गुना 100 गुना 10% बटे 100। ठीक है, सॉरी 10 से 10 ये हो जाएगा आपका, या फिर आप दूसरा तरीका ये लगा सकते हो कि 10% के बाद ब्याज के बाद 1200 कितना हो जाता है हमारा 110 ही तो होता है। तो 110/100 गुना 110/100। तो देखिए 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट जाएंगी 1200 की, 1 जीरो से ये जीरो गई, 1 जीरो से ये जीरो गई, नीचे कुछ नहीं बचा। आपको क्या करना है, 12 गुना 11 गुना 11 करना है आपको। तो 1 1 12 का 2, तो 2 इसमें जिसके पीछे आ रहा वो इसका आंसर होगा। 2 किसके पीछे आ रहा है, डी के पीछे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैथ का लास्ट क्वेश्चन है कि 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं और काम पूरा होने से पहले 1/4 समय में काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए जो 36 दिन में काम हो रहा है, तो पहले टोटल काम निकालेंगे तो 60 व्यक्ति 36 दिन में कितना काम करते हैं, तो 36 गुना 60 कर देंगे हम यहाँ से, हैं, तो हमारे पास एक व्यक्ति का काम आ जाएगा। और फिर उसको क्या करेंगे हम, जो उसमें से कितने व्यक्ति हमारे श्रमिक छोड़ के जा रहे हैं, तो 1/4 यानी कि हमारे 60 में से 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि 15 श्रमिक छोड़ रहे हैं। अब जो काम को पूरा कर रहे हैं वो कर रहे हैं 45। तो कितने दिन, 6 दिन का काम पूरा करने के बाद, तो मतलब कि 45 व्यक्ति उस काम को कितना करेंगे, तो 45, और हमारे पास ऊपर की वैल्यू कितनी आई थी 60 गुना 36, यही तो था। तो 15 से कटेगा हमारा 15 तिया 45 और 15 चौके 60, 4 बार 3 से कटेगा 12 दूना 38 36, तो 12 चौके 48। तो 48 दिन ये और 6 दिन जो वो काम करके गए हैं वो, तो 48 और 6 आपके कितने, सॉरी 48 और ये उसका टोटल पूछा गया है
तो 6 दिन वो काम कर गए हैं, तो 48, सॉरी ये कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें, 40 आएगा इसका, हाँ सॉरी 40 आएगा। तो 40 जो है हमारे पास इसका 40 आएगा, तो 40 में से जो हम 6 दिन का काम घटा देंगे और आपके पास जो है 46 दिन हो जाएगा। 40 में 46, देखिए 60 गुना 36/45, इसको करके देखते हैं। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, ठीक है। तो 3 से 12 दूनी 24 बारती है, 12 दूनी 24 बारती 36, 3 से कट गया 12 बार, 12 दूनी 24 बारती 36, ठीक है। तो टोटल 60, 40 में आपके 6 दिन और ऐड हो जाएंगे, वो जो टोटल काम कर रहे हैं 40 प्लस 6, तो 40 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 46, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमारे चल गए रीजनिंग के, तो रीजनिंग का क्वेश्चन करने से पहले जो है हम आपको हिंदी के क्वेश्चन इसके करा देते हैं, ठीक है। तो हिंदी के क्वेश्चन कराएंगे, तो हिंदी के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी के क्वेश्चन हमारे 1 से 14 से स्टार्ट हुए थे। सबसे ज़्यादा इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे पहले 2017 के पेपर में, 2018 में जो हुआ था। तो 114 में जो है हमारा ये हो जाएगा कि साहित्य में रस का क्या अर्थ है। तो देखिए साहित्य में रस क्या होता है कि आनंद की अनुभूति दिलाता है साहित्य में रस, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। तो देखिए दोहा छंद में जो है आपके 4 चरण होते हैं। पहले चरण जो है आपके पहले और तीसरे 13 के, मतलब कि पहला 13, दूसरा 11, तीसरा 13 और फिर चौथा 11, और दूसरे चौथे आपके 11 के। तो 4 छंद हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 116 की तरफ चलते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले सौंदर्य उत्पन्न करने वाली दृष्टि को क्या कहते हैं। तो देखिए सौंदर्य यानी कि जो सुंदरता बढ़ाए, और अलंकार का मतलब ही होता है आभूषण, और आभूषण क्या करता है सुंदरता बढ़ाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी यानी कि अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यारालव्य क्या है। तो यारालव्य क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम इसकी भी डिटेल वीडियो ले आएंगे आपकी वर्णमाला की, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग पूछा है, तो आप क्या करोगे, इनको बोल करके देखोगे, तो बोलने में जिसके पीछे स्त्रीलिंग का अनुभूति होगी आप उसका आंसर लगा दोगे। जैसे कि देखो, आपकी बड़ी कृपा होगी, तो होगी कृपा होगी, कृपा होगी मतलब हम लड़की के लिए बोलते हैं ना होगी, और लड़कों के लिए क्या बोलते हैं होगा, तो इसका मतलब यही स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी कार्य करते हैं ये पुल्लिंग है, मित्र पुल्लिंग है, और त्योहार भी पुल्लिंग है। कृपा इसमें क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो 118 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन किसका बोध कराता है। तो देखिए वचन जो है एक वचन और दो वचन, द्वय वचन और बहुवचन। एक वचन बहुवचन मतलब कि प्राणी की संख्या का, यानी कि एक से अनेक होने का बोध कराता है आपका वचन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने टीढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कौन सा कारण है। तो देखिए उसने, उसने किसने, उसने तो किसने है कर्ता ने। तो हमारे पास होते हैं ना आपके हमारे 8 कारक होते हैं, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें क्या आ रहा है ने आ रहा है, तो कर्ता ने, तो मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा आपका कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे 6 कारक हैं, जिसमें कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान अलगाव के लिए, संबंध काकी रे रारी रे, और अधिकरण यानी कि मैं पर, संबोधन हे अजी हो अरे आदि शब्द आते हैं। तो आप इससे पता लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 121 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो देखिए सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड प्रयुक्त होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम श्याम तो हमारी संज्ञा हो गई, किसी व्यक्ति का नाम किसी स्थान का नाम ये संज्ञा हो गई। और उनकी जगह पर प्रयुक्त जैसे हो जाएगा, जैसे कि मैं किसी का नाम ना लेकर के कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम क्या हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। तो इसमें देखिए तुम मैं आदि सभी हमारे क्या है सर्वनाम है। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए इसमें मैं आ रहा है ऑप्शन बी में, तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अब कौन दिल्ली जा रहा है उसका नाम तो होगा, लेकिन वो क्या कर रहा है अपने नाम को संबोधन ना करके उसका जो एक सहायक क्रिया लगा रहा है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं सर्वनाम कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण किसकी जो है विशेषण किसकी विशेषता बताया था। तो विशेषण जो है कारक की विशेषता बताता है कि कौन व्यक्ति, सॉरी संज्ञा की विशेषता बताता है आपका विशेषण। तो संज्ञा मतलब मैं दौड़ रहा हूँ, तो दौड़ना क्या है क्रिया है, और मैं तेज़ दौड़ रहा हूँ तो तेज़ उसका विशेषण हो गया, यानी कि वो क्या हो जाएगा तेज़ दौड़ रहा है। वो कैसा दौड़ रहा है तेज़, तो वो क्रिया की विशेषता बताता है हमारा विशेषण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, कर्म के आधार पर कितने वेद होते हैं। तो देखिए कर्म के आधार पर हमारे जो है
कर्म के आधार पर जो है क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के जो है 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं व्याकरण में। देखिए 2 प्रकार की होती है क्रिया, होती है हमारी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण में काल का अर्थ क्या है? तो काल का अर्थ होता है समय, यानी कि वर्तमान, भूत, भविष्य और वर्तमान 3 प्रकार के काल होते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह ताले की चाबी है रेखांकित में कौन सा कारक है? तो ये किसकी है? ये जो है ताले की, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का की के, तो का क्या आ रहा है? की आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, आप उसका जो है प्रोनाउंसिएशन करके लगा सकते हो। जैसे कि हम लगाते हैं कि भवदिया, भवदिया क्या है? हमारी स्त्री है। डिबिया ये भी स्त्री के लिए आता है, डिब्बी हमारे, और साध्वी क्या होता है? ये भी स्त्रीलिंग में आता है। जो कि संचालक महोदय, संचालक महोदय ये पुल्लिंग में आता है, तो संचालक हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 127, 127 है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो तत्सम शब्द हमारा जो है परख नहीं है। बाकी पृथ्वी, शोक और चंद्र, देखिए हमने इसकी ट्रिक करवा रखी है, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसमें से आ जाए, जिसमें आधा रे आ जाए, जिसमें अंक की बिंदी आ जाए, वो सभी कैसे होते हैं? हमारे तत्सम शब्द होते हैं, बाकी तत्सम शब्द नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 128 है, 128, किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द हैं? तो तद्भव शब्द की पूछ रहा है, तो तद्भव शब्द हो जाएंगे हमारे आग, जीव और घर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे सभी तद्भव शब्द है। बाकी जो है इसमें किसी न किसी में कहीं ना कहीं तत्सम आ रहा है, जैसे कि पत्र ये तत्सम है, ठीक है। और जो है हमारा सत्य ये तत्सम है। ये रे की मात्रा है दुर्बल, तो ये भी क्या हो जाएगा? और से भी आ रहा है इसमें, ये भी क्या है? तत्सम है। और इसमें पूछा है सभी तद्भव, तो आग, जीव और घर हमारे सभी तद्भव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, दिए गए विकल्पों में से कौन सा दूध का पर्याय नहीं है? तो देखिए दिए गए विकल्पों में से अमी अमृत का पर्याय होता है, बाकी पे, दुग्ध, गौरस ये सभी किसके? दूध के पर्यायवाची हैं। अमी जो है अमृत का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए सापेक्ष का सही विलोम हो जाएगा निरपेक्ष। क्या हो जाएगा? विलोम शब्द यानी कि उल्टा हो जाएगा निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ विलोम शब्द दे रखे हैं जो कि पहले कई बार पूछे जा चुके हैं, जैसे कि अपेक्षा का उपेक्षा, अत का इति, आद्र का शुष्क और करुणा का निठुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 121 क्वेश्चन है हमारे पास कि अंक शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो देखिए अंक शब्द होता है, अंक मीने एक तो होता है हमारा संख्या, दूसरा होता है हमारे पास अध्याय भी बोल देते हैं, कौन सा अंक चल रहा है। तीसरा होता है अंक मतलब माँ की अंक में बैठा बच्चा, तो अंक यानी कि गोद। तो गोद, संख्या और अध्याय इसका आंसर हो जाएगा। आप इससे कंफ्यूज मत होना, उसने ऑप्शन में पहले ही देख रखा है गोदी। गोदी कोई शब्द नहीं होता है, गोद होता है। गोदी क्या है? एक विवर्तक शब्द है जिसको कि बिगाड़ा गया है। 132 की तरफ चलते हैं, अपराध से बोध होने वाली गिलानी के लिए क्या वाक्यांश शब्द लिखिए? तो अपराध से जो ग्लानि होती है, अपराध करने के बाद जो हमको जो है हमारे मन में वो आती है, पश्चाताप आता है, तो उसको क्या कहते हैं? पश्चाताप। मतलब जब हम उसको मानते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पश्चाताप। चिर और चीर का अर्थ क्या है? तो देखिए चिर मतलब हमारा पुराना, जैसे कि प्राचीन, पुराना, यानी कि चिर कहते हैं प्राचीन को, चीर कहते हैं कोई कपड़ा या वस्त्र को, तो पुराना वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सम उपसर्ग से क्या बना है? तो देखिए सम उपयोग से जो है सम योग बना है। सम प्लस योग बनता है संयोग, बाकी ये नहीं बने हैं हमारे, बाकी सभी गलत हैं, तो सम उपसर्ग से हमारा संयोग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का लगा हुआ है? तो रंगीला मतलब कि रंग और प्लस में ईला, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? रंगीला। ऑप्शन सॉरी ईला, बड़ा वाला ई, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य दो में कौन सी संधि है? तो सूर्य प्लस उदय, आ प्लस उ, यानी कि आ प्लस सूर्य, आ प्लस उ, यानी कि हमारी संधि हो जाएगी गुण। तो एक छोटा और एक बड़ा, मतलब कि हमारी हो जाएगी गुण संधि। तो संधि आप देख सकते हो, संधि का भी हम आपको अध्याय कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें से, तो शुद्ध वाक्य का चयन हो जाएगा हमारा कि उसे शिमला जाना है, तो ये उसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी ये गलत हैं, उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। बाकी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन में समास है। तो देखिए सत्य प्लस जन, यानी कि सत्य, सच्चे हैं जो लोग, तो है जो किसके लिए लगता है? कर्मधारय समास। यानी कि नीला है वस्त्र, यानी कि जो जैसे कि राजकुमार, राजा का कुमार, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे सज्जन हो जाएंगे,
ठीक है, तो जिसका विग्रह यानी कि सच्चे हैं जो लोग, तो जहाँ पर है जो लग जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाच्य के कितने भेद होते हैं? देखिए वाच्य के जो है हमारे 3 भेद होते हैं। ठीक है, कृतवाच्य, कृदंतवाच्य और तथ्यवाच्य। कृत, क्रम और भाव, जिसको कि हम बोल देते हैं कृतवाच्य और भाववाच्य और क्रमवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, वह दिन भर पढ़ता है, रेखांकित शब्द में अवयव का भेद बताइए। तो वह दिन भर पढ़ता है, इसमें क्या है, दिन भर, दिन भर क्या है हमारा, दिन के साथ भर आ रहा है, मतलब कि ये निपात है। तो निपात क्या होता है, तो निपात जो होता है उसके अनेक अर्थ निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सभी असंगत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कोष्टक में दिए गए चिन्ह का क्या अर्थ है? तो कोष्टक में दिए गए चिन्ह को जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं विस्मयादि बोधक शब्द के लिए, जैसे कि शोक, हर्ष, खुशी के लिए जो हम अलंकार शब्द लगाते हैं वो लगाते हैं विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ चलते हैं। बाल की खाल निकालना मतलब कि बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करना, तो यानी कि बहुत मीन मेघ निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मतलब कि थोड़े दिन का सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कामयानी के लेखक कौन थे? तो कामयानी के लेखक थे जयशंकर प्रसाद जी, 1936 में जो प्रकाशित हुई थी कामयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 150 से 145 से 149 तक हमारे जो है इसको आपको पढ़ना है इस टॉपिक को, और उसमें से आंसर निकालने हैं। तो आप इसको जो है खुद से करेंगे तो बेटर रहेगा, हम इसको नहीं बता रहे हैं आपको, तो आप इसको पढ़िए एक बार और फिर इन क्वेश्चंस के 149 तक आंसर दीजिए। अब 149 के बाद हमारे पास है 150 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हमारे वृंद जी, तुलसीदास हमारे भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। ठीक है, और कबीरदास जी हमारे भी भक्ति काल के हो जाएंगे, और सूरदास भी भक्ति काल के हो जाएंगे, बाकी वृंद जी हमारे जो हैं रीति काल के हैं। अब देखिए भक्ति काल में भी 2 धाराएं थी, एक तो निगुण और सरगुण। निगुण मतलब जो कि एक अपने मन में आत्म में अपना ईश मान करके उसकी सेवा करते हैं, और सगुण यानी कि जो किसी मूर्ति पूजा या किसी एक चीज़ को अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा करते हैं। तो कबीर जी निर्गुण धारा के हैं, सूरदास और तुलसीदास जी जो हैं सगुण भक्ति धारा के हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के हैं, और तुलसीदास जी राम भक्ति धारा के हैं। तो कबीरदास जी हमारे क्या हो जाएंगे, निर्गुण भक्ति धारा के हो जाएंगे, और तुलसीदास सूरदास जो हमारे आपके सगुण भक्ति धारा के हो जाएंगे। तो देखिए हमने इसमें आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं पूरे 150। अब इसमें जो हमारा रह गए हैं, हमारे जो क्वेश्चन रह गए हैं आपके मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड के, वो भी हम आपको करा देंगे। और अब इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए हम पार्ट 2 ले आएंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।